हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें 100 एमसीक्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिस्कस किए हैं, और साथ ही साथ आज हम टॉप 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। Then first question है, which of the following article of the Constitution describe India as a union of state? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डिस्क्राइब करता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए आर्टिकल 4, ऑप्शन बी आर्टिकल 1, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 3 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 2. The right answer is option B, article 1. And the next question is, according to which of the following amendment act आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड? कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है? देन ऑप्शन क्या है? 5th अमेंडमेंट एक्ट, 6th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट, 3rd अमेंडमेंट एक्ट. देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7th अमेंडमेंट एक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग may by law admit into the union or established new state on such terms and condition as it think fit? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्लियामेंट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉरेन टेरिटरी विच एन एक्विजिशन वुड बिकम पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 C of the Indian Constitution can by law be admitted into the union under article? ऑप्शन ए क्या है? आर्टिकल 1 सब क्लास 3, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 2 सब क्लास 1. देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 2. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following article of the Indian Constitution provide the provision of formation of new state? इन बोला है कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है. देन ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 2 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 3. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 में प्रोवाइड किया गया है कि जो हम फॉर्मेट कर सकते हैं न्यू स्टेट को, ऑल्टर कर सकते हैं उनके एरियाज को, और बाउंड्री और उसके नेम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लॉज ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर स्टेट एंड एडजस्टमेंट एंड डज नॉट अप्लाई टू सेशन ऑफ टेरिटरी इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट? ऑप्शन क्या है? क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज ए एंड क्लॉज ए एंड सी. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लॉज सी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद law made under article 2 and 3 provide for amendment of the 1st and 4th schedule and supplemental incidental and consequential matters? ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 4 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 3 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल ए. आर्टिकल 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल ऑप्शन ए क्या है? आर्टिकल 4, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 4 सब क्लॉज 1, ऑप्शन सी इज 4 सब क्लॉज 2 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 4 सब क्लॉज 1 एंड 2. एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 4. And the next question is, which of the following is mentioned in the preamble of Indian Constitution? Option A 26 January 1949, option B is 26 November 1949 and option C 26 January 1950 and 22nd August 1947.
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हो गया था, कब हमने इसको अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स enable the court to uphold the constitutionality of law of nationalization of private property? ऑप्शन ए क्या है, सोवरेन है, ऑप्शन बी है सेकुलर, ऑप्शन सी है रिपब्लिक एंड ऑप्शन डी है सोशलिस्ट। बोला है कौन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इनेबल द कोर्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ ऑफ नेशनलिज्म of private property? Then socialist is the right answer, option D. Okay, and the next question is which of the following case upheld is secularism as a basic feature of Indian constitution even before the word secular was inserted in the preamble? Option A is Indira Gandhi versus Raj Narayan, and option B is Keshwanand Bharati versus State of Kerala, and option C is Boman Rao versus Union of India, and option D is Samtha versus State of AP Andhra Pradesh, ठीक है। and the right answer is option B Keshwanand Bharati versus State of Kerala. And the next question is which of the following are the correct explanation of parliamentary democracy? Option A is representation of the people, option B is responsible government, option C is accountability of the council of minister to the legislature, and option D is all the correct. And the right answer is option D, all the correct, ठीक है। इसमें बोला है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब जिम्मेदारी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टू द लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड emphasize the republican and democratic character of the Indian polity? ऑप्शन ए क्या बोलता है, प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन सी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ऑप्शन डी क्या है, पार्लियामेंट। तो हमारे प्रियम्बल में ही, प्रियम्बल की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। बोला है कौन से वर्ड है जो एम्फसाइज करते हैं रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक को, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। आगे जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें सोवरेन सोशलिस्ट सब कुछ बताया गया है, लेकिन इसी से हमें डिफाइन हो जाता है कि हम क्या हैं, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैटेगरी ऑफ द टेरिटरी इन पार्ट डी was replaced by which of the following? Option A is a state, option B is a union territory, option C is a union of state, and option D is both A and B. The right answer is option B, union territory. Okay. And the next question is which of the following state in India has its own state constitution? बोला है कौन सा ऐसा स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया में जिसके पास ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जिसके स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है? तो केरला, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उड़ीसा। दिस क्वेश्चन आई एम वेरी सॉरी, शायद ये क्वेश्चन जो है वो गलत आ गया है। मतलब पहले था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब जो है वो हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही एप्लीकेबल है, ठीक है। पहले था, अब नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इक्वली एप्लीकेबल होता है। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का अलग से था, लेकिन अब जो है जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी जो इंडिया के लॉ हैं वो इक्वली एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और स्पेशली जो सेंट्रल लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है, जैसे हमारा आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ठीक है, वो जो ये जो मेजर लॉ है और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज to be associated with the union by the constitution 36 amendment act 1975
ऑप्शन ए इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज नागालैंड, ऑप्शन सी इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्किम। ठीक है। And the next question is, which of the following article of the Indian Constitution describe a person as Indian citizen who is born as well as domiciled in the territory of India irrespective of the nationality of his parents? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्क्राइब करता है एक पर्सन को इंडियन सिटीजन के रूप में, मतलब या तो वो बॉर्न हुआ हो, मतलब जन्म से ही उसने जन्म ही वहाँ इंडिया में लिया है एज अ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो, या रिस्पेक्टिव उसके पेरेंट्स को जो है नेशनैलिटी मिली हो इंडिया में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है? आर्टिकल ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 5, ऑप्शन आर्टिकल 5 सब क्लॉज ए, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 5C एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 5A एंड B एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन B, आर्टिकल 5A. And next question is, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan from this shall be deemed to be a citizen of India as a citizen of India at the commencement of this constitution if he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 in which of the article of Indian Constitution is provided. बोला है एक पर्सन हु इज जो माइग्रेट हुआ है टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंडिया से फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। ठीक है, बोला है माइग्रेट हुआ है, चाहे तो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आया है और डीम्ड टू बी, वो माना जाता है कि वो सिटीजन है इंडिया का। मतलब जो ऐसा कोई पर्सन जो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से या किसी भी टेरिटरी से और इंडिया में आया है तो उसको मान लिया जाता है कि वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था उससे पहले माइग्रेट हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो वो माइग्रेट होके आया है एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इफ और आइदर हिज पेरेंट्स, चाहे वो या उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो जन्म से ही इंडिया में रह रहे हो, ये जो कि डिफाइन किया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रोविजन जो वो इसके रिलेटेड जो है प्रोविजन प्रोवाइड करता है। देन आर्टिकल 6 ऑप्शन ए एंड आर्टिकल 5 ऑप्शन बी एंड आर्टिकल 6 सब क्लॉज ए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 5 सब क्लॉज बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 6 में प्रोविजन दिया गया है इससे रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइग्रेशन रेफर्ड टू द आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड टू माइग्रेशन बिटवीन मतलब 1 March 1947 and does not extend to migration after the date which will be governed by the Citizenship Act 2019। बोला है द माइग्रेशन रेफर करता है आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द माइग्रेशन बिटवीन, यदि माइग्रेशन हुई है 1 March 1947, मतलब जब हमारा इंडिपेंडेंस ईयर था, मतलब 1947 को, उस ईयर में 1 March से जो है माइग्रेशन हुई है एंड जो है डज नॉट एक्सटेंड टू द माइग्रेशन आफ्टर द डेट विच द बोला है which the governed by the Citizenship Act 2019। ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इज 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी इज ऑप्शन 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी इज 26 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। मतलब हमने जब 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, उसको मतलब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की पूरे
प्रक्रिया में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार किया, अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर को, उसके बाद हमने इन्फोर्स में किया लाया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट not to be citizen as is the basis of which of the following article of the Indian Constitution? Article 8, option B is Article 9, option C is Article 7A, option D is Article 6, and the right answer is option B, Article 9. And the next question is, if an Indian had voluntarily migrated to the foreign state after the 26th January 1950, he will lose the Indian citizenship under the provision of preamble. Option B is Article 5 and 7. Option C is Citizenship Act, and option D is Article 9 subclause 2. ठीक है, and the right answer is Citizenship Act. मतलब जो पर्सन जो है इंडिया के 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था, इससे उसके बाद, ठीक है, वॉलंटरली माइग्रेट हो गए हैं फॉरेन स्टेट को, तो उन्होंने इंडियन के जो इंडियन कंट्री की सिटीजनशिप है उसको जो है लूज कर दिया है। बोले किसके प्रोविजन में? सिटीजनशिप एक्ट के तहत से, ठीक है। एंड the next question is, the power to enact a law relating to the citizenship of India is left under the provision of Article 11 of the Constitution. Option क्या है? Option A is a president, option B is council of minister, option C is a house of people, and option D is a parliament. The right answer is option D, parliament. And the next question is, which of the following part of the Indian Constitution is associated with the citizenship of Part 1, the Part B, Part 3 and Part 4? बोला है सिटीजनशिप का प्रोविजन जो है वो कहाँ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 2 में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेस टू जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, सिविल राइट, इज लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बोला है एक्सेस टू जस्टिस क्या है, क्या ह्यूमन राइट है, बोला है सिविल राइट है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ह्यूमन राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन पार्ट 3, द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट and the legislature of each of the state and all local other authority within the territory of India. बोला है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन पार्ट 3, पार्ट 3 में जो डेफिनेशन दी है स्टेट की वो इंक्लूड करती है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर को ऑफ ईच स्टेट, हर किसी स्टेट की जो लेजिस्लेचर जैसे विधानसभा जो होती है उनकी, और द लोकल अथॉरिटीज़ हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितनी भी टेरिटरीज ऑफ इंडिया में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इन विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 सब प्लस 1 है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 12। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन law enforce? Option A, law made by president, law passed for made by legislature or other competent authority, law made by president, and the law made passed or made by legislature or other competent authority. Then right answer is option B, law passed or made by legislature or other competent authority. बोला है जो law enforce का क्या मतलब होता है, जब हमारी लेजिस्लेचर ने क्या किया, उस लॉ को बनाया, और लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी कोई भी है जिसने लॉ को बनाया और उसके बाद पास किया, तो हम बोलते हैं लॉ एनफोर्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लॉ मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? ऑप्शन ए क्या है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट स्पेसिफाइड इन पार्ट 3 of the Indian Constitution. Option B is a contravention of any of the mandatory provision of the Constitution which impose the limitation upon the power of a legislature. Option C is a legislating
on a subject which is not assigned to the relevant legislature by the distribution of a power made by 7th schedule and option D क्या है all of the above, then right answer is all of the above. ठीक है, बोला है ये सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन पर क्या होता है एक लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर हो जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द क्वेश्चन वेदर अ फंडामेंटल राइट कैन बी वेव्ड. ऑप्शन ए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट. ऑप्शन सी इज अ बेंच ऑफ द जस्टिस बेंच ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. बोला हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड द क्वेश्चन वेदर द फंडामेंटल राइट कैन बी वेव्ड. बोला है तो कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात आ जाती है तो हमेशा ही जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है, मतलब चाहे आप डबल बेंच ले लीजिए, फुल बेंच ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होता है वो डिक्लेयर करता है कि ये जो मैटर है वो किसी भी रिलेटेड से, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज right to equality is mentioned in which of the following article of the Indian Constitution? Is option A Article 14, option B is Article 14 subclause 1, option C is Article 13 subclause 3 subclause A subclause 1 and the Article 15. The right answer is option A Article 14. Right to equality जो mention की गई है आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द लिमिटेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन. ठीक है, ये डेफिनेशन दी है, बोले इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन को कंसीडर करती है. देन स्टेटमेंट 1 क्या है, द पीपल ऑफ इक्वलिटी डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द स्टेट द पावर ऑफ क्लासिफाइंग पर्सन फॉर लेजिटिमेट पर्पस. एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, एवरी क्लासिफिकेशन इज in some degree likely to produce some inequality and mere production of inequality is not enough. And option C is option जो स्टेटमेंट 3 है वो बोलता है if a law deal equally with a member of well defined classes it is not obnoxious and it is not open to the charge of denial or equal protection on the ground that it is applicable to other person. ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई है, आपको ये देखना है कि ये जो है कौन सी कोड में फिल होती है, क्या है ओनली स्टेटमेंट जो है वो सही है, ओनली 1, या जो स्टेटमेंट 2nd और 3rd है वो सही है. ऑप्शन सी 1 2nd and 3rd सही है, ऑप्शन डी इज 1 and 3rd सही है. देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 2nd and 3rd जो है वो सही है. And the next question is in a legislation for the provision of employee provident fund, it is not an unreasonable classification to exempt is option A cooperative establishment, option B is establishment having been in existence for a period of less than 3 years, and option C establishment where the employee are already enjoying benefit not less favorable than those provided by the act. And option D क्या है, all of the above है. then right answer is all of the above. then option 4 is the right answer. ठीक है, and the next question is which of the following article of the Indian Constitution stand equal for equality and rule of law clearly form part of the basic structure of the Constitution and cannot be abrogated. आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल और देन ऑल ऑफ द अबव है, मतलब ये सारे ही आर्टिकल हैं. देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स that even during emergency the enforcement of the right under article 20 and article 21 of the Constitution does not suspend. बोला है
विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, जो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी भी क्या है, द एनफोर्समेंट ऑफ राइट जो है वो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कभी जो है सस्पेंड नहीं होंगे। तो आर्टिकल जो हमारी अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 44th अमेंडमेंट 1978 और 61th अमेंडमेंट 1988 एंड ऑप्शन डी इज अ 34th amendment 1966. Then right answer is option B, 44th amendment 1978. And the next question is, which of the following statement are found to be correct? Article 15 of the Constitution is in instance of the right to equality, which is generally stated in Article 14, and while the Article 14 is available to all person, Article 15 is available to the citizen only. Both are correct and both are incorrect. क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ओनली वन सही है, ओनली टू सही है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the absence of a definition of expression in the Constitution, the determination of which classes are backward is left to dash as defined in the Article 12 of the Indian Constitution. Then option क्या है? Option A is a president, option B is a state, option C is a prime minister, option D is a parliament. Then right answer is option B, state. Okay. And the next question is, scheduled caste and scheduled tribe constitute a protection class apart from any condition of backwardness as specified in Article 15 subclause 4. The government is entitled to do everything for the upliftment of a member of these castes and tribes which include, बोला है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं कॉन्स्टिट्यूट की है प्रोटेक्शन, जो हमेशा उनको रिजर्वेशन दी है, मतलब प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन क्लासेस में जो है वो उनको डाला गया है अपार्ट फ्रॉम एनी कंडीशन। बोला है किसी भी कंडीशन के बिना जो बैकवर्डनेस एज स्पेसिफाइड जो आर्टिकल 15 सब क्लास 4 में दी गई है, तो गवर्नमेंट जो है वो इंटाइटल है कुछ भी करने के लिए, डूइंग एनीथिंग इन कास्ट्स को ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ऑफ मेंबर ऑफ दीज कास्ट एंड ट्राइब। ऑप्शन ए इज अ रिजर्वेशन फॉर देयर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या ऑप्शन बी है लोअरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ अ जॉब, एंड ऑप्शन सी इज अ टू अवेयरनेस फ्रॉम फॉर द प्रमोशन इन प्लेस of one for the rest of the people, and option D is all of them. The right answer is option D, all of them. ठीक है, and the next question is, under Article 15 subclause 2 of the Indian Constitution, no citizen shall on the ground only the religion, बोला है अंडर आर्टिकल 15 subclause 2 of Indian Constitution में बताया है कि किसी भी सिटीजन को जो है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ or any of them we are subject to the disability जो liability restriction on the condition with regard to, ठीक है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। ऑप्शन ए क्या है? एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स एंड रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स और मेंटेन, बोला है होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड एंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो ये कोड दिया गया है, क्या दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, क्या दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, या ऑप्शन सी बोलता है क्या ओनली ए 1 सही है, ओनली 2 सही है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ आर द करेक्ट। मीन जब किसी भी पर्सन को जो कि जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, या बोले किसी भी पर्सन को, चाहे वो फॉरेनर है, मतलब कोई भी है, उस पर्सन को इस बेस पर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज
ठीक है, उनको जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता किसी भी शॉप पर जाने के लिए या किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में, मतलब कहाँ भी कहीं भी वो आ जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे मतलब वो कहीं भी किसी भी कुएं से पानी भर सकते हैं, टैंक से पानी भर सकते हैं, रोड, पब्लिक प्लेस ऑफ रिजॉर्ट्स जो भी हैं, ठीक है, इन सभी में बोला है उन्हें उनको जाने से कोई नहीं रोकता, किसी भी तरह से उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही बात की है आर्टिकल 15 सब क्लास 2 में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Article 15 subclause 1 of the Indian Constitution does not prohibit discrimination on the ground of. Hence, it is constitutionally permissible for the state to prescribe the resident of the state would be entitled to concession in the matter of fees in the state medical college or prescribe that admission to university shall restricted to person resident in a particular area of in the state। बोला है जो आर्टिकल पहले हमने बात करी आर्टिकल 15 सब क्लास 2 की, जिसमें नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट जो भी था, और जो हमारी ये वाला क्वेश्चन है उसमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 की बात की है, जिसमें बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट नहीं करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस पर, रिलीजन पर, रेजिडेंट पर, कास्ट पर, सेक्स पर। देन राइट आंसर इज रेजिडेंस, ठीक है, बोले ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, हैंस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी परमिसिबल टू द स्टेट टू प्रेस्क्राइब that resident of the state would be entitled to concession of the matter of the state medical college and the prescribe that admission of university shall be एक केस भी है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का, आप उसको भी पढ़िएगा जाके, ठीक है, या आगे आने वाली वीडियोस में मैं उसको डिस्कस करवाऊंगी। वैसे आप इस क्वेश्चन को यहीं से भी देख सकते थे कि यहाँ पर लिखा है प्रेस्क्राइब द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, वहाँ तो भी आप इस क्वेश्चन का पता लगा सकते थे कि इसमें क्या आंसर आएगा। देन ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आर मेंशन टुगेदर विद द बैकवर्ड क्लासेस। देन आर्टिकल 15 सब क्लास 1, आर्टिकल 15 सब क्लास 4, आर्टिकल 15 सब क्लास 2, देन राइट आंसर इज आर्टिकल 15 सब क्लास 4। And the next question is which of the following statement regarding Article 16 of the Indian Constitution are found to be incorrect? Is option A is there shall be equality of opportunity for all citizen in matter relating to employment or employment of or appointment to any office under the state, and the next no citizen shall on the ground of or is only religion, caste, sex, place of birth, descent, place of birth, residence, or any of them ineligible for or discriminated against it in respect of any employment or office under the state। एंड यही बोला है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, या ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है। देन राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 16 में यही बात की है कि हर किसी पर्सन को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कहीं भी जॉब के लिए हो या किसी अपॉइंटमेंट के लिए हो, ठीक है, और उसमें ये बात की है किसी भी पर्सन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ से जो है वो बिलोंग करता हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 क्वेश्चन है द स्टेट इन टर्म ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशन। बोला है कौन से टाइप की रिजर्वेशन जो मिली है, क्या वर्टिकल मिली है, हॉरिजॉन्टल मिली है, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जो है जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो दी गई है। देन क्लोज 1 ऑफ
Article 16, Clause 2 of Article 16, Clause 4 of the Article 16. The right answer is option A, Clause 1 of Article 16. And the next question is, which of the following attribute of the service is or are included in the term of appointment? And option A is a tenure, option B is a duration, option C is emolument, option D is all of them. And the right answer is all of them. Okay. And the next question is, which of the following statement is or are found to be correct? Is option A, the right guaranteed by Article 16 subclause 1 of the Indian Constitution cannot be treated as a right to private property under Article 300A. पहले हमारा फंडामेंटल राइट था ना, राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद उसको वहां से रिमूव करके इसको एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300 सब क्लॉज 1 में. और वेयर अ मेथड और सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर डिफरेंट दिस आर्टिकल वुड डिवाइड द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रेस्क्राइबिंग डिफरेंट पे स्केल्स फॉर टू क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू होल्डिंग द सेम पोस्ट. ओनली वन स्टेटमेंट जो सही है, ऑप्शन ओनली टू स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट जो सही है, नाइदर ए एंड बी और बोथ ए एंड बी. देन ऑप्शन जो बी है वो मतलब ऑप्शन बी ए आर करेक्ट, बी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है. जिसमें राइट ऑफ गारंटी जिसमें राइट गारंटेड है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में, जिसमें बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीनियरिटी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ मेयरली डैश राइट. इज इकोनॉमिक राइट है, सिविल राइट है, लीगल राइट है, या बी एंड सी है? तो वो है एक सिविल राइट, एक सिविल राइट है सीनियरिटी. ठीक है, इकोनॉमिक कोई राइट नहीं है, लीगल राइट भी नहीं है. एक सीनियरिटी क्या है? इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सिर्फ सिविल राइट है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग केस अपहेल्ड दैट the description of the appointment of selection post as a promotion of a government letter does not preclude the government from the marking of the appointment on the ground of merit regardless of seniority. इस केसेस के नाम दिए गए हैं क्या? बेनकाटा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस NY Apte and Dr. Jay Narayan Mishra versus State of Bihar, and the option D is the Union of India versus B.S. Agarwal. The right answer is option C, Dr. Jay Narayan Mishra versus State of Bihar. इस ये केस था. ठीक है. Promotion in the government letter does not precluded the government from making the appointment on the basis of merit regardless or seniority की बात की गई थी इस केस में. ठीक है, याद रखना इसको. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्वेशन इज टू प्रोवाइड शो इक्वालिटी टू द disadvantages. Is option A is a social, option B is economic, and option C is legal, option D is both A and B, and the right answer is option D, both A and B. And the next question is, the rule which state that a reserved category candidate promoted on the basis of reservation earlier than his senior general category candidate in the feeder grade and shall necessary in a necessary be junior in the promoted category by to such general category candidate is known as catch up, rider, high up या seniority up. Then right answer is option A, catch up. ठीक है. And हमारा जो है 50 and the last question is, which of the following clause of Article 16 of the Indian Constitution say the unfilled reserved vacancies may be considered as separate classes? क्लॉज 4 में दी है, क्लॉज 4 ए में दी है, क्लॉज 4 बी में दी है, और क्लॉज 4 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दी है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लॉज 4 सब क्लॉज बी.
ठीक है, यही थे हमारे 50 क्वेश्चन। थोड़ा 100 क्वेश्चन पूरे एक वीडियो में कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता, इसलिए 50 क्वेश्चन इस वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे ही डिस्कस करेंगे। पीडीएफ मैंने बना लिया है, ठीक है। और इसलिए आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हों और हेल्पफुल लगे हों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि मेरे चैनल जो लॉ लर्निंग स्कूल है, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो एमसीक्यूज ऑफ इंडियन पेनल कोड और हिंदू लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पेनल कोड की 32 वीडियोस तक जो इंडियन पेनल कोड की करवाई है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और एमसीक्यूज अलग से सीरीज चलाई है मैंने एमसीक्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ वो फॉर AIP के लिए एमसीक्यू सीरीज करवाऊंगी, और साथ ही साथ यूपी जुडिशरी जो कि आने वाला है उसके लिए भी मैं यहाँ पर एमसीक्यूज हूँ वो डिस्कस करूँगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे से फर्दर जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।